हेलो बच्चों, ठीक है। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है एल्किल हैलाइड। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है बच्चों? ये क्या है, आप वर्ड से समझ रहे होंगे कि ये टॉपिक किसके बारे में है। एल्किल हैलाइड, आपको हैलाइड के बारे में क्लियर होगा बच्चों। हैलाइड क्या होता है? हैलोजन ग्रुप। हैलाइड क्या होता है बच्चों? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है आपको? तो आपको समझ में आया कि ये हैलोजन ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्किल ग्रुप का मतलब होता है एक आर ग्रुप। अगर मैं आर ग्रुप की बात करूं तो आर का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास कोई एक आर एक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूं R इज एल्किल एंड X इज हैलाइड। R इज एल्किल एंड X इज हैलाइड। तो इसे मैं जोड़ कर क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं एल्किल हैलाइड। और ये बच्चों एल्किल हैलाइड जो है, ये एक्चुअल में इसका कॉमन नेम होता है। क्या होता है बच्चों? ये कॉमन नेम। अगर आपसे कोई बोले कि कॉमन नेम की बात, तो चलो ठीक है भाई। अगर मुझसे कोई इसका IUPAC नेम पूछे तो मैं इसका IUPAC नेम क्या बताऊंगा? आप सबको पता है IUPAC नेम क्या होता है बच्चों? हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड होता यहाँ पर ब्रोमो, और ब्रोमो के साथ जुड़ा होता है एथिल ग्रुप। तो अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना होता तो मैं बच्चों ये लिखता ब्रोमो एथेन। क्या लिखता बच्चों? मैं इसको ब्रोमो एथेन नाम देता। क्लियर हो रहा है क्या? मैं इसको क्या नाम देता? ब्रोमो एथेन नाम देता। अगर मुझसे कोई इसका कॉमन नाम पूछता, मुझसे इसका कोई कॉमन नेम पूछता, तो कॉमन नेम के बारे में मैं इसको क्या बोलता? एल्किल हैलाइड, मतलब एथाइल ब्रोमाइड। क्या लिखता मैं इसको? एथाइल ब्रोमाइड। तो क्या आप सबको क्लियर हो गया कि इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम हम कैसे देखते हैं? क्या ये चीज़ें समझ में आई? तो इसके IUPAC के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आया कि कैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास कोई ये होता तो मैं इसको क्या लिखता? अगर मुझे IUPAC नेम लिखना होता तो मैं IUPAC नेम क्या लिखता इसका बच्चों? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या लिखता? 1 2 3। क्या लिखता इसको मैं? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हो रहा है? लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए मुझसे यहाँ पर IUPAC नेम ना पूछ के मुझसे यहाँ पर कॉमन नेम पूछता, तो कॉमन नेम मैं कैसे बताता? यहाँ पर बताइए कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता था? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या लिखता? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। मतलब क्या हुआ? अगर मुझे लिखना है कॉमन नेम तो मैं लिखूंगा एल्किल हैलाइड, और अगर मुझे लिखना है IUPAC नेम तो मैं लिखूंगा उसको हेलो एल्केन। तो आपको एल्किल हैलाइड में एक चीज़ पता लगी, सबसे पहली चीज़, कि भाई साहब यहाँ पर अगर मुझे कॉमन नेम पूछा जाए तो मैं कैसा पैटर्न फॉलो करूँगा, और अगर मुझसे IUPAC नेम पूछा जाए तो मैं इसको कैसे जवाब दूंगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपन पहली चीज़ से, और वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। कौन सी चीज़ पढ़ने आ रहे हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। मतलब एल्किल हैलाइड बनता कैसे है। और आपने एक 11th की एक रिएक्शन पढ़ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, जिसका नाम है मोनोहेलोजिनेशन। क्या नाम है? मोनोहेलोजिनेशन। तो क्या बोलने जा रहा हूँ मैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में अगर मैं पहली रिएक्शन की जो बात करूं, वो हमारे पास आएगी ड्यू टू एल्केन, और इस रिएक्शन को बच्चों नाम देते हैं हम मोनोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं नाम इसको? मोनोहेलोजिनेशन। क्या होता है ये मोनोहेलोजिनेशन? यहाँ पर देखें इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में आप यहाँ देखें। मोनोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? एक हेलोजन का जुड़ना। अब कोई एक हेलोजन जुड़ेगा तो यहाँ एल्केन के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो हेलोजन जुड़ने का मतलब क्या हुआ? कि एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह हेलोजन जुड़ेगा। इसका मतलब क्या ये एडिशन रिएक्शन है, या बच्चों इसको मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलूँगा?
इसे मैं बोलूँगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सबको पता है कभी भी अगर एक ग्रुप हटाकर दूसरे ग्रुप को वहाँ अटैच किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया तो क्या बोलते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट प्लेयर कोई लगा दो। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, पहले मुझे उसको निकालना होता है फील्ड से और फिर उसकी जगह मुझे किसी खिलाड़ी को लाना होता है। इसका मतलब मैं उसको क्या बोलूँगा, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है क्या? अब बताओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, थोड़ा सा अपन उसके बारे में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर एल्केन के प्रेजेंस में, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें क्या होता है, यहाँ पर एल्केन के प्रेजेंट में एक हैलोजन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा और हैलोजन ग्रुप के साथ यहाँ पर हीट बहुत अच्छी खासी दे सकती है, या हीट दे सकता है या अल्ट्रावायलेट रेज दे सकता है। इस हीट के बारे में अगर बात करें तो 573 केल्विन अप्रॉक्सीमेट कह सकता हूँ मैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो 300 डिग्री सेल्सियस में अगर हम रिएक्शन करते हैं, अगर हीट करते हैं तो यहाँ रिएक्शन प्रोसीड होती है। और क्या होती है बच्चों, अगर मेरे पास कोई R ग्रुप है एल्केन का और X के साथ रिएक्शन हो रही है बच्चों, तो यहाँ बनता है RX और साथ ही साथ HX ग्रुप यहाँ पर निकल जाता है। क्या बनता है, RX, और यहाँ पर क्या निकल जाता है, HX। और इस RX को ही नाम देते हैं बच्चों एल्किल हैलाइड। क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन का क्या मतलब है, कोई एल्केन ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्केन ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पर किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, हैलोजन के प्रेजेंस में। अच्छी खासी हीट देनी चाहिए। यहाँ पर मैं सनलाइट के बारे में अगर बात करूँ तो HMU को ही बोलते हैं सनलाइट। तो सनलाइट हो या बहुत ज़्यादा हीट हो तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। तो चलिए इस रिएक्शन के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या करती है। ये रिएक्शन बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट इसका होता है इनिशिएशन स्टेप। कौन सा होता है, इनिशिएशन स्टेप। क्या होता है बच्चों इनिशिएशन स्टेप में, ध्यान देंगे। सबसे पहले इनिशिएट होती है रिएक्शन, और जब रिएक्शन इनिशिएट होती है तो बच्चों हमेशा जो चीज़ रिएजेंट जो हम लेते हैं, रिएजेंट, रिएक्टेंट तो ये है, यहाँ पर रिएजेंट क्या लिया था हमने, X2। तो जब भी यहाँ पर इनिशिएशन स्टेप होगा तो जो हम रिएजेंट लिए होंगे हमेशा उसी रिएक्शन के साथ पहला स्टेप शुरू होगा। अब यहाँ क्या होता है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू ले लूँ, जैसे CH3 है या CH4 है, पूरा एक एल्केन है, इसके साथ Br2 की रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों क्या बनेगा मेरे पास, CH3Br बनेगा और HBr बाहर निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को मैं लेते हुए इस मैकेनिज्म को समझा रहा हूँ, आप समझेंगे कि क्या रिएक्शन में हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन और ब्रोमीन। इसके प्रेजेंस में अच्छी खासी हीट दी जाती है, अच्छी खासी हीट दी जाती है। तो क्या होता है सोचो, इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक होगा। पहली चीज किसकी वजह से ब्रेक होगा, अच्छी खासी हीट दी जाएगी। हीट देने से क्या होगा, इस बॉन्ड में वाइब्रेशन होगा और इस बॉन्ड में इतना वाइब्रेशन होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। और बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा कि ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, निकल जाएगा। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बताओ बच्चों, जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो RDS स्टेप होगा, क्या मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ब्रोमीन रेडिकल बनेगा। अगर यहाँ Cl2 होता तो Cl रेडिकल बन जाता। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद जो दूसरी स्टेप होती है, दूसरी स्टेप आती है बच्चों प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है बच्चों, प्रोपेगेशन स्टेप में अब आती है किसकी एंट्री, मेथेन की एंट्री। किसकी एंट्री आती है, मेथेन की। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, सबसे पहले CH4 की एंट्री होती है और CH4 में क्या होता है, जो ये Br रेडिकल है, एक्चुअल में Br रेडिकल के साथ क्या करती है, ये प्रोसीड करती है। और कैसे करती है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये H रेडिकल और ये ब्रोमीन रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं बच्चों, HBr। और जब ये आपस में जुड़े तो बताइए निकला कौन, निकला ये रेडिकल। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कौन सा रेडिकल बनता है, CH3 रेडिकल बन जाता है। तो क्या आपको प्रोपोगेशन का पहला स्टेप समझ में आया? क्या होता है, मेथेन, जो भी हमने एल्काइल ले रखा है, जो भी हमने एल्केन ले रखी है, उस एल्केन के साथ किसकी रिएक्शन होती है, ब्रोमीन रेडिकल की। ब्रोमीन रेडिकल क्या करता है, HBr को अपने साथ बॉन्ड लेता है और एल्काइल का रेडिकल परफॉर्म कर देता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ये एल्काइल का रेडिकल बना हुआ है,
वो रेडिकल क्या करता है, फिर से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है और CH3Br बनाता है। देखिए क्या हुआ, ब्रोमीन ब्रोमीन फिर से टूटेंगे तो Br रेडिकल और CH3 रेडिकल मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, मिलकर बना देंगे CH3Br। क्या बना देंगे, CH3Br। और यहाँ पर बच्चों बच क्या जाता है, अगर ध्यान दो तो बच गया मेरे पास ब्रोमीन रेडिकल। तो ये स्टेप होता है बच्चों चेन प्रोपोगेशन स्टेप। पहला स्टेप क्या हुआ, चेन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल था वो टूट रहा था, ऐसा टूट रहा था हीट देने पे कि ये किस में ब्रेक हो गया, ब्रोमीन रेडिकल में। और ये रेडिकल क्या कहलाता है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं फ्री रेडिकल। तो बताओ यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या इस सब्स्टिट्यूशन को मैं नाम दूंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मोनोहैलोजिनेशन कैसी रिएक्शन है, मोनोहैलोजिनेशन रिएक्शन कैसी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब बच्चों क्या होता है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, चीजें आप देखना थोड़ा सा। थर्ड स्टेप होता है यहां पर चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या होता है बच्चों, चेन टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है टर्मिनेशन स्टेप का मतलब फाइनल स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप का मतलब क्या होता है, फाइनल स्टेप। और फाइनल स्टेप में जो ये रेडिकल बचे होते हैं, जो ये रेडिकल अनस्टेबल कंडीशन में बचे होते हैं, तो ये अपने आप को अनस्टेबल तो रहने नहीं देंगे, अपने आप को क्या करना चाहेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे। और स्टेबल करने के लिए इनको आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड बनाने से ये होगा, इनकी जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। रेडिकल अगर ए रेडिकल है और बी रेडिकल है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ए बी भी जुड़ सकते हैं, ए भी जुड़ सकते हैं और बी भी जुड़ सकते हैं। तो बताओ अगर मेरे पास ए और बी रेडिकल है तो ये क्या क्या बना सकते हैं, ए भी बना सकते हैं, बी भी बना सकते हैं और ए भी बना सकते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, एक बार क्या होगा, CH3 रेडिकल किससे जुड़ेगा, CH3 से, तो क्या बना देगा, CH3 बना देगा। एक बार क्या होगा, CH3 रेडिकल इस Br रेडिकल से मिलेगा और क्या बना देगा, CH3Br बना देगा। अगर मान लीजिए ये CH3 रेडिकल अगर ये Br रेडिकल से मिल जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन की ये स्टेप चेन बन जाएगी। तो क्या आपको समझ में आया कि हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है वो जनरली 3 स्टेप में फॉलो होती है। पहली स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरी चेन प्रोपोगेशन स्टेप और थर्ड वन इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, जो मेरे पास हैलाइड प्रेजेंट होगा सबसे पहले वो हैलाइड ब्रेक होगा। किस में चेंज हुआ, Br रेडिकल में। सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। यहाँ पर क्या होगा, CH3 जो अपने पास एल्काइन मैंने ले रखा है, जो भी एल्केन लिया है उस एल्केन के साथ किसकी रिएक्शन होगी, ब्रोमीन रेडिकल की, और क्या बनाएगा, HBr और एल्केन का रेडिकल बन जाएगा। एल्केन का रेडिकल फिर से क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा और एक एल्किल हैलाइड फॉर्म करेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन करना बहुत इजी है। मैं आपको तरीका इतना तगड़ा बताऊंगा अभी कि आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन ये जो मैकेनिज्म पार्ट है इसे भी समझना जरूरी है। तो प्रोपोगेशन स्टेप में क्या हुआ आपने समझा, एल्कीन और जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है बच्चों, अगर मेरे पास ये रेडिकल बचे हुए हैं तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाने लगते हैं। इसीलिए टर्मिनेशन स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर बॉन्ड प्रिपेयर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में यह है। चलिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और थोड़ी और बात इसमें करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है, नोट कर ले बच्चों इसको, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके ये तीनों स्टेप मैकेनिज्म के नोट करें। मैकेनिज्म पार्ट इतना ही था। अभी मैं आपको इसका बहुत ईजी तरीका बताने वाला हूँ। इतना ईजी तरीका है कि ये मतलब मज़ा आ जाएगा आपको अभी पढ़ के। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अपन उसका क्या तरीका है बनाने का, और सेम फॉलो करेंगे अपन मैकेनिज्म के थ्रू ही, क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। क्लियर है? तो चलिए क्या हुआ। अच्छा सोचिए बच्चों, अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एल्केन होता है ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ रिएक्शन करा दी ब्रोमीन की इन प्रेजेंस ऑफ एच म्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब तुरंत समझ में आना चाहिए रिएक्शन कैसी हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ
मोनो हेलो प्रोडक्ट। मोनो हेलो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? सिंपल, एक हेलो जुड़ना मतलब मोनो हेलो। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलो। मोनो हेलो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? एक हेलोजन जुड़ेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट होगा? मोनो हेलो प्रोडक्ट होगा। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन में अपन क्या करते थे, जरा मैकेनिज्म में ध्यान करते हैं। सबसे पहले ब्रोमीन और ब्रोमीन टूटता था, दिस इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप। फिर जब ब्रोमीन रेडिकल टूट के इस एल्केन के साथ रिएक्शन करता था तो क्या करता था बच्चों? HBr निकालता था और H लेने के बाद रेडिकल बना देता था, यही तो करता था। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, जितने यहां पर, यहां से भी H ले सकता है, यहां से भी H ले सकता है, यहां से भी H ले सकता है और यहां से भी H ले सकता है। लेकिन बच्चों यहां पर ये H और ये H क्या है? आइडेंटिकल है। और ये H और ये H क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। इसका मतलब मैं यहां पर जो रेडिकल बनाऊंगा वो रेडिकल मेरे पास या तो ये बनेगा बच्चों या तो ये बनेगा। क्लियर हो गया? और बाद में क्या होता था? ब्रोमीन के साथ ये रेडिकल अटैच होता था और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता था? आपको क्या करना है? इसी रेडिकल से ब्रोमीन को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो देखिए कितना इजी हो गया यहां पर क्वेश्चन को समझना। अगर आपसे कोई पूछता कितने मोनो हेलो प्रोडक्ट हुए तो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पूछता, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने आ गए बच्चों? 2 आ गए। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये होता और मेरी रिएक्शन हो रही होती Br2 Hμ। क्या मुझे पता है कि यहाँ पर Hμ दिया है, इसका मतलब तुरंत समझ में आना चाहिए कैसी रिएक्शन है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? जितने डिफरेंट रेडिकल आप लगा सकते हैं उतने डिफरेंट रेडिकल आप बनाइए। उस रेडिकल को बनाने के बाद आपको क्या करना होता है? वहाँ पर हैलाइड जोड़ना होता है। तो सबसे पहला काम होता है आपको रेडिकल लगाना। रेडिकल डिफरेंट कहाँ लग सकता है? यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। बच्चों ये रेडिकल और ये रेडिकल सेम है। अगर मैं आपको बोलूँ इस रेडिकल के बारे में तो बच्चों ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं दूसरा वाला रेडिकल क्यों नहीं बना रहा हूँ। क्लियर? समझ में आया? अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बच्चों? सिंपल क्या करना होता है? हैलाइड ऐड कर देना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? ब्रोमीन। और यहाँ क्या ऐड कर दिया? ब्रोमीन। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रोडक्ट बन गए। तो क्लियर समझ में आया कि आपको कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं मोनो हेलोजिनेशन में। क्या टफ लग रहा है आपको? बिल्कुल भी बिल्कुल टफ नहीं लग रहा होगा। क्या करना होता है? डिफरेंट कार्बन पे आपको रेडिकल लगाने होते हैं और उस रेडिकल के थ्रू आपको क्या करना होता है? ब्रोमीन को अटैच करना होता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसे ही हम नाम देते हैं मोनो हेलो प्रोडक्ट। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए और एग्जाम्पल करते हैं और इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो आपको समझ में आया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है? सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करिए, तो पहली चीज़ है उस रिएक्शन को पहचानना। पहचानने का मतलब क्या हुआ? अच्छी खासी क्या दी होगी? हीट दी होगी। अच्छी खासी हीट देने का मतलब क्या हुआ? या तो सनलाइट प्रेजेंट होगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, तभी हम समझ सकते हैं कि हीट क्या है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बताएं बच्चों, एक मेरा क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर मैंने मैकेनिज्म में, ध्यान दो बच्चों, अगर मैंने रिएक्शन में इसे एक्सेस में लिया और Cl2 को मैंने क्या लिया? मान लीजिए Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है हाई Hμ में और Cl2 के साथ रिएक्शन की मैंने और यहाँ पर मैंने क्या किया? इसे एक्सेस में नहीं लिया, इसे मैंने नॉर्मल ले लिया। क्लियर? तो बार बार रिएक्शन में कौन आएगा? यही आएगा और बार बार मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Cl ही बनेगा और साथ में HCl बनेगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो बताओ अगर मेरे पास ये एक्सेस में है तो बताओ मेरे पास क्या बनेगा? यही बनेगा सिर्फ। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास CH4 एक्सेस में ना होके मैंने Cl2 को एक्सेस में ले लिया, तो सोचो बच्चों, सबसे पहली रिएक्शन तो Cl2 टूटेगा और Cl2 टूटने के बाद बनेगा क्या? CH3Cl। क्या CH3Cl के बाद ये तो एक्सेस में है नहीं, एक्सेस में क्या है? ये है। तो एक्सेस में होने के कारण फिर से यहाँ पर Cl2 Hμ के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बच्चों? CH2Cl2। फिर से रिएक्शन होगी, क्या बनाएगा? CHCl3। फिर से रिएक्शन हो सकती है और क्या बनाएगा? CCl4। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि मुझे एक्सेस में किसको लेना चाहिए।
क्या मुझे यहाँ पर बनाना क्या है बच्चों? एल्किल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है मुझे? एल्किल हैलाइड बनाना है। और एल्किल हैलाइड बनाने के लिए बताइए क्या ये प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है? और सिंगल है तो बताइए क्या मैं कह सकता हूँ 100% यही बनेगा? क्लियर है? यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो परसेंट होगा क्या वो सब में डिवाइड होगा? तो मैं कह सकता हूँ ये कुछ 25% होगा, ये भी कुछ 25% होगा, ये भी कुछ 25% होगा और ये भी कुछ 25% होगा। तो बताइए यील्ड कब अच्छी? तो मैं कह सकता हूँ हाई यील्ड के लिए ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो आपको समझ में आया आपको एक्सेस में किसको लेना है? आपको एक्सेस में हमेशा CH4 को लेना है। अगर आपने Cl2 को एक्सेस में ले लिया तो आपके पास कई सारे प्रोडक्ट ये यहाँ पर बन सकते हैं। तो चलिए एक बार और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर? और साइक्लोहेक्सेन में मैंने क्या किया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराई, किसके थ्रू? Cl2H-mu। और मैंने आपसे पूछा कि जो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। क्या समझ में आया स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट से? कि भाई साहब मुझे क्या लेना है? मुझे सिर्फ ये लेना है कि मेरे पास जितने डिफरेंट रेडिकल बन सकते हैं मुझे सिर्फ वही बनाना है। डिफरेंट रेडिकल के लिए क्या डिफरेंट कार्बन होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। डिफरेंट कार्बन कौन कौन से हैं? अगर आप देखो तो सारे के सारे कार्बन क्या है? सेम है। इसका मतलब मैं किसी एक पर ही क्या कर सकता हूँ? रेडिकल लगा सकता हूँ। और रेडिकल लगाने के बाद इसी पर मैं क्या लगाऊंगा? Cl लगाऊंगा। तो मैं कह सकता हूँ आंसर मेरा क्या आएगा? सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आया? तो मान लीजिए ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन दिए हों और बोले कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सिर्फ ओनली वन मोनोहेलो प्रोडक्ट निकाल सकता है। अगर ऑप्शन में ये होगा तो क्या आप लिख सकते हो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट इसमें बनेगा? क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए इसके और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और भयंकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, ठीक है ना? चलिए कल अपन इसके में नेक्स्ट क्लास में जो अपन शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 इनके बारे में शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आज अपन सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या करने वाले हैं? फ्री रेडिकल मोनोहेलो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी भी एग्ज़ाम इसके बिना नहीं गया है। एग्ज़ाम अगर हुआ है तो इसके क्वेश्चन ज़रूर आए हैं बच्चों, और इसके जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उतने टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता और मुझसे वो कहता कि यहाँ पर मुझे बताइए Cl2H-mu के बाद जो प्रोडक्ट P बन रहा है, नंबर ऑफ, यहाँ हम सब स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। ध्यान दो बच्चों, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टीरियो की कोई बात नहीं होगी। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? क्या सबसे पहला प्रोसेस क्या था? मैकेनिज्म अगर ध्यान दो तो क्या होता था? Cl2 ब्रेक होता था, Cl लगता था और उसके बाद क्या होता था? अलग अलग रेडिकल पे Cl अटैच कर देते थे। तो पहला काम आपको ये करना है, जितने डिफरेंट रेडिकल बन सकते हैं आपको वो बनाना है। मुझे बताओ ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल है? क्लियर है क्या? ये चारों कार्बन आइडेंटिकल है तो डिफरेंट कार्बन कितने हुए? 2। और डिफरेंट कार्बन अगर 2 हुए तो डिफरेंट रेडिकल भी कितने बन सकते हैं? 2। और वो 2 रेडिकल डिफरेंट क्या यही बन सकते हैं। और इसके बनने के बाद यहाँ क्या जुड़ जाएगा बच्चों? Cl जुड़ जाएगा। Cl आपको जोड़ देना है, ख़त्म। दिस इज़ योर आंसर। कितने प्रोडक्ट बन गए? 2 प्रोडक्ट बन गए यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा, क्वेश्चन है सेम Cl2H-mu के बारे में, और Cl2H-mu के बारे में क्वेश्चन है। तो मुझे बताएं डिफरेंट रेडिकल कहाँ बन सकता है बच्चों?
डिफरेंट रेडिकल बच्चों क्या यहाँ बन सकता है? अरे यार यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है तो HCl नहीं बनेगा, और HCl नहीं बनेगा तो रेडिकल निकलेगा नहीं। तो कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ रेडिकल बनने के लिए। तो मुझे बताओ कितने डिफरेंट कार्बन है? क्या ये सब सेम कार्बन है? और सब सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर कितने रेडिकल लग सकते हैं डिफरेंट? सिर्फ एक, और सिर्फ एक रेडिकल लग सकता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन सकता है बच्चों? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मतलब यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आता और मुझसे कहा जाता कि यहाँ पर Cl2H है और P है प्रोडक्ट। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या करना होता? वही सेम केस, डिफरेंट रेडिकल लगाने हैं। यहाँ डिफरेंट रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकते हैं ज़रा बताएं मुझे। ऊपर से शुरू करते हैं, ये डिफरेंट कार्बन है, यहाँ बन सकता है। ये डिफरेंट कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ये भी बन सकता है। यहाँ से आप यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, बात सेम है, इसका मतलब डिफरेंट हो गया। इसको मैं सेम मान रहा हूँ, इसे मैं टिक नहीं मार रहा हूँ। नीचे आए, ये और ये कार्बन दोनों आइडेंटिकल हैं तो किसी एक पर मार दिया। तो बताओ सिंपल मेरे को समझ में आया कि टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। मुझे बताओ टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। क्या मुझे सबसे पहले रेडिकल लगाना है? बिल्कुल। डिफरेंट रेडिकल बनाने के बाद आपको क्या करना होता है? उसी रेडिकल पे क्या करना होता है? हैलाइड को अटैच करना होता है। क्या करना होता है? अटैच करना होता है। देखिए कैसे बन गए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएंगे मेरे पास बन के, क्या वो ये और ये हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया कैसे आपने चारों प्रोडक्ट को बनाया। इन सब पे क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो क्लियरली समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर रिएक्शन में हम कर क्या रहे हैं। तो चलिए और प्रोडक्ट करते हैं और रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन के बारे में एक और चीज़ जानते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास इस रिएक्शन के बारे में कहना होता तो मैं कहता दिस रिएक्शन, दिस इज द टाइप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलता मैं इसको? इट्स अ टाइप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या लिखता? in this reaction RDS step का मतलब rate determining step is formation of radical। इसका मतलब अगर मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल है तो अगर कहीं टर्सरी रेडिकल बन रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मेजर प्रोडक्ट भी क्या होगा? जिसका रेडिकल स्टेबल उसका प्रोडक्ट भी स्टेबल। तो चले तीसरी पॉइंट मैं कह सकता हूँ यहाँ RDS स्टेप में क्या हुआ? रेडिकल रिएक्शन हुआ। इन केस इफ वी टेक Cl2 इन एक्सेस, Cl2 इन एक्सेस, मान लीजिए अगर मैंने Cl2 को एक्सेस में लिया तो these CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 products are formed। तो this is not a good way, to prepare a alkyl halide, तो मुझे पता है कि ये अच्छा तरीका नहीं है एल्किल हैलाइड बनाने के लिए। मुझे क्या लेना होता है? CH4 with if we want to increase the yield, take CH4 in excess। क्लियर, समझ में आया?
it gives only CH3Cl। तो आपको समझ में आया कि आपको कौन सा मैक्सिमम, कौन सा आपको एक्सेस में लेना चाहिए और कौन आपको एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। ये चौथा पॉइंट हो गया। चलिए इसके पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, क्या पूछा आपने? रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। अगर रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड के बारे में बात करें बच्चों, तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या होता था? F2 टूटेगा, Br2 टूटेगा, या Cl2 टूटेगा, या I2 टूटेगा, जिसमें रिपल्शन फैक्टर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर बात करें तो सब में सेम है, F2 में भी भाई सेम ही है, लेकिन खूब इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो खूब रिपल करेंगे, खूब रिपल करेंगे तो जल्दी टूटेंगे, और जल्दी टूटेंगे तो बताओ मैं कह सकता हूँ यहाँ पर F2 Cl2 Br2 देन I2। जनरली क्या होता है बच्चों, F2 यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लोजिव मेटल। इट्स एक्सप्लोजिव मतलब यहाँ पर ये क्या कर सकता है? ये दग सकता है बच्चों। कि अगर उसको मैंने रिएक्शन में यूज़ किया ना, तो रिएक्शन करने के पहले ही हम यहाँ पर ख़त्म हो चुके होंगे। रिएक्शन तो जो होगी सो होगी, लेकिन यहाँ पर अगर ये F2 ले लिया मैंने ना, तो पक्का बात है हम बम के थ्रू क्या होने वाले हैं? दगने वाले हैं। इसी तरीके से अगर मैं I2 लेता हूँ तो ये क्या होता है? हाईली एंडोथर्मिक होता है, और ये क्या करता है? फर्दर बच्चों I2 में फिर क्या करता है? रिलीज हो जाता है। I2 गैस में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो ये कभी भी I2 नहीं लेते, मेनली हम यहाँ पर Cl2 और Br2 ही लेते हैं। क्लियर, समझ में आया? क्यों F2 नहीं लेते? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है। और आपने देखा होगा फॉर्मेशन जब हम कर रहे थे तो HX का कर रहे थे, HX का कर रहे थे तो HF बहुत अच्छा बनेगा। तो HF बनेगा बहुत अच्छा, इसलिए रिएक्शन जल्दी किसके साथ होगी? F2 के साथ। तो HF तो बन रहा है, लेकिन इसके बनने से पहले ही ये एक्सप्लोडिव कर जाएगा, दग जाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन इसके साथ हो ही नहीं पाएगी। तो क्लियर समझ में आया आपको कैसे अपन रिएक्शन को यहाँ पर समझ रहे हैं? तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस रिएक्शन से रिलेटेड। चलिए आप यहाँ पर इसको नोट कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो, और फिर अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं, और जिससे कि अपन सारी चीज़ें इसके लिए कवर कर सकें। तो आज अपने पास यही है, अपने को आज फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में ही बात करनी है। क्लियर? चलिए और बात करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिया होता, एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को अधिकतर नाम से ही पूछा जाता है। क्या है ये? आइसोपेंटेन। अगर मान लीजिए मैंने आइसोपेंटेन को Cl2H के साथ रिएक्ट कराया, इसका मतलब कैसी रिएक्शन है? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है। और बताओ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को जानने के लिए या पहचानने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है बच्चों इसका स्ट्रक्चर। तो आइसो ग्रुप क्या होता है? ये, और पेंटेन का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन। इसका मतलब 20 से क्या हो जाएंगे? 3 तो जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन और मैं जोड़ दूंगा। क्या क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि आइसोपेंटेन बनाया कैसे मैंने? अब मेरा ये क्वेश्चन है, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये बताओ यहाँ पर जब रेडिकल लगेगा तो रेडिकल कहाँ लगेगा? डिफरेंट कार्बन पे। और डिफरेंट कार्बन की बात करें तो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन सेम है बच्चों, तो कोई एक ही डिफरेंट होगा। आगे बढ़े, ये डिफरेंट है और यहाँ हाइड्रोजन भी है। आगे बढ़े, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा, यहाँ मैथिल लगा था, इसका मतलब ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है क्योंकि इसके बगल में मैथिल है, इसके बगल में कुछ भी नहीं है। तो बताओ कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है, वो सॉरी कार्बन है? 1 2 3 4। अब क्या करना है इन कार्बन्स पे? इन कार्बन्स पे आपको हाइड्रोजन हटा के Cl को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा? मुझे पता है कि एक रेडिकल ये बन सकता था, एक रेडिकल ये बन सकता था, एक रेडिकल ये बन सकता था और एक रेडिकल ये बन सकता था। आपको सबसे पहले रेडिकल बना लेने हैं बच्चों। एक बार आप थोड़ा धीमे धीमे करें, फिर आप तेजी से इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे बताओ सबसे पहले इन रेडिकल्स को क्या करना है? बना लेना है। बनाने के बाद क्या करना है? इन रेडिकल्स पे Cl को ऐड करना है। क्योंकि गलती होती है बच्चों, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट हम अपन यहीं पर Cl जोड़ देते हैं, इसलिए पहले रेडिकल लगा लो जिससे कि गलती बिल्कुल ना हो। बताओ मुझे, यहाँ Cl जोड़ दिया, फिर यहाँ Cl जोड़ दिया और फिर यहाँ Cl जोड़ दिया। मान लो तुमसे पूछा होता कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने आते? 4। लेकिन अगर मान लो मेरा क्वेश्चन होता
कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, किसकी बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाता कि इंक्लूडिंग स्टीरियो बताना है, इंक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब ऑप्टिकल भी बताना है, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल में ऑप्टिकल भी आपको चेक करना होगा। ऑप्टिकल चेक करने के लिए क्या मैं कायरल सेंटर चेक करता था, एक एक कंपाउंड को आराम से चेक करो और बताओ कितने कायरल सेंटर हैं। और आप सबको पता है आइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर एक होते हैं तो 2 की पावर 1, मतलब एक वेज में एक डैश में 2 आइसोमर बन सकते हैं। समझ में आया? तो चलो करते हैं। यहाँ पे आओ, बताओ रेडिकल कहाँ है। क्या रेडिकल देखने के लिए, सॉरी कायरल सेंटर देखने के लिए मुझे कुछ इस तरीके की पोजीशन ही चाहिए? अगर मुझे कुछ इस तरीके की पोजीशन मिलेगी तो यहाँ 2 हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ देखो जहाँ ऐसा कुछ हो। कहाँ है? यहाँ है, देख लो। मैथिल अलग, ये ग्रुप अलग, और यहाँ पर ये ग्रुप भी अलग, क्योंकि यहाँ Cl लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये कायरल सेंटर है। क्लियर? तो इसके अबाउट मैं कह सकता हूँ कितने आइसोमर बनेंगे, 2 बनेंगे, वेज और डैश। यहाँ पर ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि मैथिल और मैथिल ग्रुप है, ये कोई और कायरल सेंटर कंटेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितने प्रोडक्ट आएंगे, 1 प्रोडक्ट आएगा। क्लियर? यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कायरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैथिल और मैथिल ग्रुप है। लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो ये अलग, Cl अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, और बच्चों H अलग। इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। तो बताओ यहाँ पर कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर हो रहा है? अच्छा बच्चों, यहाँ पर बताओ ये कायरल सेंटर नहीं है और यहाँ पर और कोई कायरल सेंटर भी नहीं है। इसका मतलब कितने आएंगे, 1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने आ जाएंगे बच्चों, 2, 2 4 और 2 6। 6 प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो। अगर बोलता ओनली स्ट्रक्चरल बनाओ तो ओनली स्ट्रक्चरल में आंसर आता 4। क्या क्लियर, समझ में आ रहा है आप सबको? तो इस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछ सकता है या ड्राइव कर सकता है या बना सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करते हैं सारी चीज़ों को। तो समझ में आया? पहले क्या करना है आपको, डिफरेंट कार्बन पे क्या लगाना है, रेडिकल लगाना है। डिफरेंट कार्बन पे रेडिकल लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, वहाँ पर हैलाइड को अटैच करना होता है, हैलाइड को जोड़ना होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होता और मुझसे कहता वो Cl2H-, तो सबसे पहले मेरा काम ये होता कि मैं क्या करता, डिफरेंट कार्बन को देखता। अब ध्यान दो बच्चों, मैं इधर से शुरू करूं या इधर से शुरू करूं, बात सेम है। इसका मतलब ये और ये कार्बन भी आइडेंटिकल है, इसका मतलब मैं किसी एक कार्बन को ही लूँगा। वैसे ही ये और ये कार्बन सेम है, इसलिए मैं किसी एक को लूँगा। वैसे ही ये और ये चारों कार्बन सेम है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी सिमेट्री आ रही है और यहाँ से भी सिमेट्री आ रही है। मैं कोई ये लूँ या ये लूँ, बात सेम है। मैं ये लूँ या ये लूँ, बात सेम है। लेकिन साथ ही साथ ये कार्बन भी सेम है। क्यों सेम है? आप IUPAC करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, बीच से ये देखना है पूरा कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो बताओ डिफरेंट कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि ये और ये सेम थे। उसी तरीके से ये और ये सेम है, जब ये सेम है तो ये और ये भी तो सेम है। A बराबर B, A बराबर C, तो C बराबर B। तो इस तरीके से डिफरेंट पहचानने में आपसे गलती ना हो, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो बताओ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल है, सबसे पहले डिफरेंट रेडिकल बना लूँगा। डिफरेंट रेडिकल बनाने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास कितने रेडिकल बने, डिफरेंट 3, और तीनों पे फिर क्या जोड़ दूँगा, हैलाइड। और हैलाइड कुछ इस तरीके से मैं जोड़ सकता हूँ। क्या आप सबको समझ में आया कि यहाँ पर प्रोडक्ट हमने कैसे बनाया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होता और मुझसे कहता Cl2H-, मोनो हेलो प्रोडक्ट। यहां मैं आगे लिख भी देता हूं, मोनो हेलो प्रोडक्ट्स। ठीक, मोनो हेलो प्रोडक्ट्स यहां पर कितने बनेंगे आप बताओ। क्या मुझे पता है कि यहां से सिमेट्रिकल है कंपाउंड, इसका मतलब ये और ये सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए,
ये और ये सेम हो गए बच्चों, और ये भी सेम हो गए। क्या क्लियर समझ में आया? मैंने इनको क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं। मुझे यहाँ पता है अगर मैं ये और ये साथ ले लूँ तो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। हमें चीज़ें रिपीट नहीं करनी, आइसोमर अलग अलग ड्रॉ करने हैं। तो मुझे बताओ कहाँ कहाँ जोड़ूंगा? सबसे पहले कहाँ जोड़ूंगा मुझे पता है, यहाँ पे। फिर कहाँ जोड़ूंगा? यहाँ पे। फिर कहाँ जोड़ूंगा? यहाँ पे। और फिर कहाँ जोड़ूंगा? यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकता हूँ। अब मुझे करना क्या है? CL ऐड कर देना है। दिस इज़ योर मोनो हेलो प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पर मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है एग्जाम में कि आपको क्या करेगा, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि आपके पास पूछ सकता है टोटल मोनो हेलो प्रोडक्ट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। टोटल मोनो हेलो प्रोडक्ट, ठीक, टोटल मोनो हेलो प्रोडक्ट कैसे करेंगे बताएं मुझे। क्या मुझे पता है C4H10 कई तरीकों से बन सकता है? क्यों? क्योंकि C4H10 बेटा 4 मेंबर में भी बन सकता है, एल्केन है, क्योंकि C4H10 में DU कितनी है? 0। DU 0 है तो कोई एल्कीन नहीं, कोई साइक्लिक नहीं, तो क्या बन सकता है? 4 मेंबर या फिर 3 मेंबर, ये दोनों बन सकते हैं। इसका मतलब अब मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो एक नहीं है, 2 हैं, इसीलिए उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। तो अब बताओ अगर मुझे इसे डील करना होता तो मैं क्या करता? मैं डिफरेंट कार्बन को सेलेक्ट करता और डिफरेंट कार्बन को मैं क्या करता? टिक करता। क्यों? ये तीनों कार्बन सेम है बच्चों, यहाँ पर ये दोनों कार्बन इनके आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ Cl ही लगाना है। तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर कि एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो पहले मुझे किसी भी चीज़ को प्लान बनाना है, किसी भी चीज़ को करने से पहले मुझे प्लान बनाना है, फिर मैं उसे एग्जीक्यूट अपने तरीके से ही करूँगा। तो क्लियर समझ में आ गया? इस तरीके से आप करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना? तो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि और बढ़िया हो जाए एकदम, ठीक है ना? चलो मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन होता C5H10 और मेरा क्वेश्चन है मोनो हेलो प्रोडक्ट और ओनली साइक्लिक फॉर्म, ओनली साइक्लिक फॉर्म। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मोनो हेलो प्रोडक्ट तो पूछा है C5H10 में, लेकिन सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में पूछा है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसकी DU निकालोगे आप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको निकालना आता होगा। कैसे निकालते हैं DU? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। ये आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन और नाइट्रोजन आप यहाँ निकालोगे तो DU यहाँ पर आएगी बच्चों 1, और DU 1 आएगी तो मुझे बताओ DU 1 आने का मतलब या तो एल्कीन बन सकता है और या तो साइक्लिक बन सकता है, यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मुझे एल्कीन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? साइक्लिक। इसका मतलब इसके जितने साइक्लिक बन सकते हैं मुझे उतने बनाने पड़ेंगे। तो बताओ 5 मेंबर में पहला क्या बन सकता है? 5 मेंबर। दूसरे की बात करें तो 4 मेंबर और उसमें एक कार्बन अटैच कर देंगे हम, क्लियर है? फिर क्या बन सकता है? 3 मेंबर, और 3 मेंबर की बात करें तो बचे 2 कार्बन, और 2 कार्बन को मुझे कैसे लगाना है? पहले इस तरह लगा सकता हूँ, या इसको मैं इस तरह भी लगा सकता हूँ, या मैं इसको इस तरह भी लगा सकता हूँ। क्या मेरे पास अब जो क्वेश्चन है वो पूरा ये क्वेश्चन है? आपसे इतना बड़ा पूछेगा नहीं, आपसे हो सकता है पूछ सकता है 3 मेंबर साइक्लिक, या पूछ सकता है ओनली 4 मेंबर साइक्लिक, या पूछ सकता है ओनली 5 मेंबर साइक्लिक। हम तीनों को सॉल्व करते हैं। 5 मेंबर की बात करें तो सिर्फ एक जगह पर ही लगा सकते हैं क्योंकि एक ही डिफरेंट कार्बन है। तो यहाँ पर अगर मुझे लगाना होता तो मैं प्रोडक्ट कौन सा बनाता? मैं कोई भी एक प्रोडक्ट बना सकता था, क्लियर है? इस वाले की बात करें तो बताओ ये डिफरेंट कार्बन है, आगे आओ तो ये भी डिफरेंट कार्बन है, इसके आगे ये और ये
सेम कार्बन है तो किसी एक को काउंट किया, आगे बढ़े तो ये डिफरेंट है, इसमें भी इसको काउंट कर लिया। तो बताओ यहाँ क्या क्या बन सकता था अगर आप बनाना चाहो तो? एक ये बन सकता था, एक ये बन सकता था, एक ये बन सकता था, और बच्चों एक ये भी बन सकता था। क्या आपने इन चारों प्रोडक्ट को बना लिया? अब बात करते हैं 3 मेंबर्ड में। तो मुझे बताओ 3 मेंबर्ड में कहाँ कहाँ जुड़ सकता था? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। क्या यही चारों पोजीशन डिफरेंट है? यहाँ की बात करो तो यहाँ जुड़ सकता है। यहाँ क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, और ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब किसी एक पे जुड़ जाएगा। यहाँ की बात करो, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल तो किसी एक पे, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल तो किसी एक पे, और ये डिफरेंट है ही। तो इस तरीके से आप यहाँ पर Cl2 भी ऐड कर सकते हो। तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपसे गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं मोनो हेलो प्रोडक्ट के। तो आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर मुझसे मोनो हेलो प्रोडक्ट की बात करेगा तो मैं वहाँ पर कैसे इसे सॉल्व करूँगा। क्लियर समझ में आ रहा है क्या भाई? बढ़िया एकदम। चलो और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करते हैं। तो हमने सारी प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया, सारे मेन पॉइंट्स के बारे में जान लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो और अपन क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपसे जो अभी भी गलतियां हो रही हो आप वो सारी अब यहाँ पर क्या कर सको, बंद कर सको। बताओ मुझे यहाँ पर अगर मैं Cl2H करूँगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ये है, यहाँ पर Cl2H करूँगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए ये है और ये है, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ Cl2H, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए मेरे पास ये है और यहाँ पर मैं अगर Cl2H करता हूँ तो कितने प्रोडक्ट मोनो हेलो के बनेंगे? दिस इज A, B, C और D। चलिए कोशिश करें, कंप्लीट करें इसको, इस टॉपिक को कंप्लीट करें, जिससे कि मोनो हेलो प्रोडक्ट आज के बाद अपने को कभी भी परेशान ना कर सके। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, क्या मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कितने कार्बन है? बच्चों देखें, तीनों क्या सेम है? इसका मतलब किसी एक पे टिक मार सकता हूँ। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ भी लगा सकता हूँ। अब मैं ए क्या क्या बना सकता हूँ? ए में ये भी बना सकता हूँ और ए में ये भी बना सकता हूँ। क्लियर हो गया? बी की बात करें, डिफरेंट कार्बन इधर से जाओ या इधर से जाओ, बात सेम है तो किसी एक तरफ से जाएंगे। ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल, ये और ये आइडेंटिकल, और ये कार्बन और ये कार्बन भी आइडेंटिकल। इसका मतलब मैं यहाँ पर डिफरेंट कितने कार्बन दे सकता हूँ? डिफरेंट में 3 कार्बन दे सकता हूँ। और 3 प्रोडक्ट जब मैं बनाऊँगा तो मैं क्या बनाऊँगा बच्चों? मुझे बताओ, रेडिकल कहाँ कहाँ लगेगा? यहाँ, यहाँ और यहाँ। आप क्या करोगे? Cl जोड़ दोगे। तो Cl मैंने क्या किया? जोड़ दिया, डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए। यहाँ पर आता हूँ, इस कार्बन के अबाउट ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में पहले आप देख लो कहाँ से कोई चीज़ आइडेंटिकल आ रही है। इसका मतलब मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, बात सेम है। तो एक तो ये डिफरेंट है ही, दूसरा डिफरेंट, तीसरा डिफरेंट और ये चौथा डिफरेंट। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आप इधर नहीं जा रहे हो, सिर्फ एक साइड जा रहे हो। आप इधर का ये कार्बन और ये कार्बन सेम होते, ये और ये सेम होते, ये और ये सेम होते, और ये सेम होते। इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं डिफरेंट्स को लिया। और जब मैं यहाँ पर Cl लगाऊंगा तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। क्लियर? पहला प्रोडक्ट ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, और चौथा ये बन जाएगा। तो आपको चारों प्रोडक्ट समझ में आए कैसे बनेंगे? आए फाइनल क्वेश्चन ये करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने होते तो मैं क्या करता? सबसे पहले डिफरेंट कार्बन देखता, 1, 2। क्या यही 2 डिफरेंट कार्बन है? क्यों? ये तीनों टर्मिनल सेम है तो सेम कार्बन हो गए, ये तीनों बीच के कार्बन सेम है, इसका मतलब सेम हो गए। तो बताओ मुझे डिफरेंट कार्बन कितने हुए? डिफरेंट कार्बन सिर्फ 1 और 2। क्या करोगे? Cl अटैच कर दोगे, तो हो गया तुम्हारा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो कैसे अपन ने मोनो हेलोजिनेशन किया, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के बारे में सीखा, क्या आप यहाँ समझ पा रहे हैं?
बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है सब कुछ। चलिए इस टॉपिक को अपन यहीं पर क्लियर करते हैं, इस टॉपिक को अपन यहीं पे एंड करते हैं। और अपन ने ये समझा इसके थ्रू कि अगर मुझे कभी भी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम रिएक्टेंट को देखते हैं। रिएक्टेंट में जो डिफरेंट कार्बन होते हैं, उन डिफरेंट कार्बन्स पे हम क्या लगाते हैं, फ्री रेडिकल लगाते हैं, और उस फ्री रेडिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, उस हैलोजन को वहाँ अटैच करते हैं। इतना सा काम होता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है, सारे प्रोडक्ट बनाने। अगर आपसे कोई पूछता मेजर प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछता मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जहाँ रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसका प्रोडक्ट भी सबसे ज़्यादा मेजर। इसका मतलब मेजर कौन होता है, ये, और माइनर कौन होता है, ये। तो इस तरीके से हम मेजर और माइनर का पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी क्वेरी इसके अबाउट होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीख लिया। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड F2Cl2 Br2 I2 क्लियर है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसका मतलब आप बताओ कितने स्टेप में शुरू होती है, कितने स्टेप में ख़त्म होती है, 3 स्टेप। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, हैलाइड टूटता है। प्रोपोगेशन में हैलाइड और एल्केन रिएक्ट करते हैं, और टर्मिनेशन में जो बचे हुए रेडिकल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अगर डिफरेंट 2 रेडिकल हैं तो वो आपस में भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और एक साथ मिल के भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था A और B, तो A भी बन सकता है, B भी बन सकता है, और A B भी बन सकता है। तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ अपन ये टॉपिक अभी क्लियर करते हैं, मोनो हैलोजिनेशन। इसकी आप प्रैक्टिस करें। स्टीरियो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, तो नेक्स्ट टर्म पे कुछ क्वेश्चन मैं इसके स्टीरियो पे भी कराऊंगा, जिससे स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर अपन ने स्ट्रक्चर की सारी बात की, जहाँ स्टीरियो की बात थोड़ी पॉसिबल थी वहाँ हमने स्टीरियो की भी बात कर ली। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक खत्म किया। तो ओके बच्चों, पढ़ते रहो, मौज करते रहो, हम मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ आप भी मेहनत करते रहो। थैंक यू बेटा।